आइए अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमानों का करते हैं स्वागत, सेठी साहब और पालिया साहब। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। वैसे एक चीज ईमानदारी से बताइएगा सेठी साहब, आज ऐसा आमतौर पर 2:30 बजे में आप कभी कभी नोटा का इस्तेमाल कर लेते हैं, आज ऐसा नहीं लगा कि नोटा का इस्तेमाल कर लूं एसपीएल में भी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये पूछ रहा था या पूछना चाह रहा था कि अनिल जी एसपीएल मिड कैप में भी नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बाकी अनिल जी इसमें एक्चुअली दुविधा दूसरी है कि एसपीएल मिड कैप या सेगमेंट का नाम ही जो मिड कैप सेगमेंट है, तो इसमें एक तो एफएनओ के स्टॉक्स या फ्रंटलाइन स्टॉक्स दे नहीं सकते। और अभी बाजार में जिस तरह की गिरावट आई है पिछले 2 दिनों में खास करके या 7-8-10 दिनों में, मुझे लगता है बाजार में, हालांकि मैं ये मानता हूं कि यहां से एक अच्छी खासी रिकवरी होनी चाहिए बाजार में, और वो रिकवरी वुड बी लेड बाय फ्रंटलाइन एफएनओ स्टॉक्स। तो वैसे तो लॉजिकली वहां पे खरीदारी करने की सलाह होनी चाहिए तुरंत के लिए, बट चूंकि ये सेगमेंट में हम मिड कैप स्टॉक्स ही देते हैं तो वो एक और परेशानी का कारण है। बाकी अनिल जी यही पूछना था, इसमें नोटा अलाउड है क्या? इसमें अब शो में नहीं आते तो अलाउड था, अब तो आ ही गए हो तो अब दे दीजिए, आए हो तो देख ही जाओ। सेठी साहब क्या करोगे, अपने पास रख के भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वैसे भी मतलब ऐसे तो जितना आप दूसरों को बताएंगे उतनी आपकी नॉलेज वापस से वो रिफ्रेश होगी, आपको भी याद हो जाएगा। बताएं सर आज का लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पिक में है। लॉन्ग टर्म पिक तो अनिल जी स्टॉक है और उनमें स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो थोड़ा नीचे भी जाए तो और आईडी करना है। अनिल जी आज का मेरा जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जिसको मैंने कई बार बार रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि अभी 152 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। देखिए एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो डिमांड है वो तो जबरदस्त है, हम सबने देखा है हाउसिंग लोन की रेट अभी 6.57% के आसपास है, जो कि एक डिकेड के लोएस्ट पे है, तो उसका एक फायदा देख ही रहे हैं। बाकी अनिल जी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जो एक कॉर्पोरेट एक्शन होना है, इनका मर्जर होना है एमएससी ग्रुप के साथ, मुझे लगता है वो होने के साथ इस कंपनी की बिल्कुल बहुत ही अच्छी री रेटिंग होनी चाहिए। बिकॉज देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ जो प्रॉब्लम थी वो प्रोमोटर्स को लेके थी, तो पुराने प्रोमोटर्स अब निकल गए या निकल जाएंगे, उनकी एक बहुत ही छोटी हिस्सेदारी रहेगी एज एन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। बाकी ये जो मर्जर के बाद वो जितेंद्र वीरवानी जो कि एमएससी ग्रुप के प्रोमोटर है, उनकी लीडरशिप में ये कंपनी चलेगी, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी काफी भरोसा है उनमें, और बाकी उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी एमएससी ग्रुप की अराउंड 45%, और फिर ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी रहेगी 19.1%, जो कि एक बहुत ही हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ब्लैकस्टोन ग्रुप का, जिन जिन कंपनियों में निवेश किया उनमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं, और बाकी फंडामेंटल्स भी इसके बदली हो जाएंगे। आईबुल रियल एस्टेट आज तक वेस्ट इंडिया माने मुंबई महाराष्ट्र इस तरफ प्रोमिनेंट है या एक्टिव है, उसके अलावा एनसीआर रीजन में काम करती है, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इनके पास ज्यादा है। जबकि एम्बेसी ग्रुप साउथ इंडिया बेंगलोर चेन्नई में एक्टिव है, काफी डोमिनेंट है, और वहां पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, और इन दोनों के मर्जर के बाद ये एक पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कंपनी विद बोथ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी रीरेटिंग होनी चाहिए, और ये स्टॉक अभी कुछ दिन पहले 175 के लेवल पे भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है ये जो लेवल्स आए हैं 150-52 के, बहुत अच्छा लेवल है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जैसे बाजार में सेंटीमेंट सुधरेंगे ये स्टॉक अच्छा करेगा, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 250 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें आ सकता है। ओके, 250 रुपए तक के लेवल्स के लिए करें खरीदारी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा बरकरार। आइए पालिया साहब का भरोसा किस स्टॉक पर है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो रहेगा फोर्टिस में। अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक से मार्केट में इतना सप्लाई प्रेशर है, लेकिन अगर इस स्टॉक को देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्केट का माहौल थोड़ा सा खराब है, सेंटिमेंट थोड़े से लो है, वीक है, तो इसको स्टैगर्ड वे में बाय करें, एक्यूमुलेट करें डिप्स में। जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 350 तक का अपसाइड का मूव दिखा सकता है। तो 273-274 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम सजेस्ट करेंगे 274 से लेके 262 ये एक रेंज में एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें 245 के आसपास। अपसाइड के टारगेट 350 तक के हमें लगता है जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेड स्टार्ट होगा, फोर्टिस में एक अच्छा अपमूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म में फोर्टिस को बाय करने की सलाह रहेगी।
ओके, तो फोर्टिस यहाँ पे खरीदारी करने की राय, 350 तक के टारगेट्स और 245 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं विश्वेश जी के कॉल के लिए, एक बिगुल 10 की कमाई का स्टॉक। 10 की कमाई। हाँ विश्वेश जी बताइए, 10 की कमाई का शेयर। देखिए अनिल जी, 10 की कमाई का शेयर है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है और मुझे लगता है कि समवेयर लॉन्ग टर्म में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्री। काफी देर रिसर्च करने के बाद अनिल जी कंसेंसस पे आया हूँ। बंसल जी जो है हमारे, वरिंदर बंसल जी, मैं उनको काफी अच्छे से फॉलो करता हूँ और वो काफी टाइम से हाईलाइट कर रहे हैं इथेनॉल एज अ थीम। और अगर आप प्राज इंडस्ट्री को देखो अनिल जी, तो प्राज इंडस्ट्री पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मई से देखो, और लोअर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर अराउंड 300 रुपीज, तो हम मोर और लेस वहीं पे है। मुझे लगता है अनिल जी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का झुकाव है टुवर्ड्स द ब्लेंडिंग ऑफ द इथेनॉल इनटू द ओवरऑल पेट्रोल एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्राज इंडस्ट्री अच्छा करना चाहिए। करीबन 311 रुपए के आसपास मिल रहा है, 300 तक मिले तो भी ऐड करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा अनिल जी 280 का। मुझे लगता है अगर मार्केट स्टेबल होता है तो ये स्टॉक जाएगा 340 और 360। तो यहाँ पे 15 to 20% के टारगेट के लिए मुझे लगता है प्राज इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। 280 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखने की रिकमेंडेशन होगी। ओके, तो फिलहाल ये है 10 की कमाई प्राज इंडस्ट्रीज, जहां पे आपको खरीदारी करने की राय है। 280 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ आपको 340, 360 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 10 की कमाई में। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं आपको एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के स्टॉक्स देने के लिए, पालिया साहब और सेठी साहब। इसके अलावा विश्वेश जी बता ही चुके हैं अपनी पसंद का शेयर प्राज इंडस्ट्री, जय ठक्कर और कुणाल जी राकेश जी भी आपको 10 की कमाई का शेयर देंगे। उससे पहले पालिया साहब बताएं आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक होगी नियोजन केमिकल्स। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से मार्केट में एक बिकवाली का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। लोअर साइड पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 वीक में जरूर एक करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला एक रैली के बाद, लेकिन जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक ये डिप में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1605 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1605 से लेके 1570 ये एक बाइंग रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे बाय एंड एक्यूमुलेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा इसके लिए 1540 का। और अपसाइड में हमें लगता है या वापस जैसे ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है स्टॉक में जो टारगेट बनना चाहिए करीब 1780 से 1800 तक की भी अपसाइड इसमें आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकती है। तो स्टैगर्ड मैनर में डिप्स में ऐड करें, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, करेक्शन का दौर चल रहा है मार्केट में, तो लोअर साइड पे अवेलेबल होता है तो बिल्कुल बाय करें। 1540 के स्टॉप लॉस से बाय करें 1780 1800 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी की। नियोजन केमिकल्स में गिरावट में अक्यूमुलेट करें। सेठी साहब आपको क्या पसंद है सर? आज की मेरी पोजीशन पिक है, ये भी एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है केपीआर मिल्स, जो कि अभी 580 के लेवल पे ट्रेड होता है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी टेक्सटाइल स्पेस की एक लीडिंग कंपनी है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब यार्न है, निटेड फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब पूरे सेगमेंट में है। इनका एक इनरवेयर का भी एक फासो नाम का ब्रांड है जो कि काफी पॉपुलर है, रिटेल ब्रांड है इनका। इसके अलावा ये कंपनी शुगर में भी है, फिर शुगर और एथेनॉल जो कि एक अच्छी फोकस वाली सेक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश ने भी प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल के कारण वहां से रिकमेंड किया। इस स्टॉक में ये भी एक एडेड एडवांटेज है कि ये शुगर और एथेनॉल में भी है। शुगर की करीबन 10,000 टन की कैपेसिटी है पर डे की, एथेनॉल की 230 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, बहुत ही अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज है, अराउंड 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, डेट इक्विटी रेशियो 0.26 और एफआईआईज भी इसमें 17% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें एलएनटी, डीएसपी, निप्पॉन, आदित्य बिरला, सन लाइफ और टेम्परटन, ये सब इनमें प्रोमिनेंट एफआईआईज है जो ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो गिरावट आई है एक अच्छा मौका एक्यूमुलेट करने का। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 625 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 550 रुपए। चलिए 550 के स्टॉप लॉस के साथ केपीआर मिल यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 10 की कमाई जय ठक्कर जानते उनका पिक, जय बताइए।
चलिए उनसे कनेक्ट करें, उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी का पिक ले लेते हैं। कुणाल जी बताइए। देवान जी, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है एचडीएफसी में देखें तो 2400 नीचे में एक अहम सपोर्ट है और लगता नहीं है कि मार्केट के टर्मोइल में 2400 के लेवल्स टूटेंगे। तो मार्केट की करेक्शन में अगर एचडीएफसी 2480 2450 के अराउंड मिलता है तो बेहतरीन स्तर होंगे। इन स्तरों के अराउंड एचडीएफसी के अंदर निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, ये जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, यानी कि मीडियम टर्म के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। और जैसे राकेश जी ने कहा कि इन स्तरों से अगर मान लीजिए 100 रुपया नीचे मिल जाए तो वहां पर इसको बाय करें, लंबी अवधि के लिए रखें और हमें लगता है कि यह बाजार से बेहतर रिटर्न आपको देगा। तो गिरावट में अगर आप तलाश रहे हैं कि कहां पैसा डालना चाहिए तो गिरावट में एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी कराएं। और बिल्कुल 750 करोड़ के सामने 1100 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा है। तीसरी किस्त के तौर पर एचडीएफसी लिमिटेड ने तगड़ा एडवांस टैक्स भरा है और उसके चलते आप समझ सकते हैं कि बड़ी तेजी बनेगी, रिकवरी होगी। तो पहले याद से सर टारगेट रखे या फिर बेचने नहीं इसको, कुणाल जी बताए नहीं आपने। अनिल जी देखिए, वैसे इस तरह के शेयर को तो अनिल जी पोर्टफोलियो में संजो के रखना चाहिए, तो कोई टारगेट नहीं है। लेकिन हमारा एक 3500 रुपए का इंडिकेटिव टारगेट है, तो 3500 के लेवल्स हमें लगता है एचडीएफसी में आते हुए दिखेंगे। वाह, 1000 रुपए ऊपर, क्या बात है, गजब। तो आराम से खराब बाजार में इस तरह के मजबूत शेयरों को करें एक्यूमुलेट। ओके, तो एचडीएफसी यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय। अब चलते हैं जय के पास, जानते हैं उनका पेज 10 की कमाई। जय ठक्कर। वेल ओवरऑल देवांशी, अगर मैं ये देख रहा हूँ इस लेवल्स पर, तो ग्लैंड फार्मा जो है करीब 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3666। इसको अभी खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक में अच्छा एक करेक्शन हमें देखने मिला है। ऑलमोस्ट 38% टू 50% रिट्रेसमेंट हमें ये स्टॉक में देखने मिला है उसके प्रीवियस मूव का। और जो भी फॉल था देवांशी, वो एक करेक्टिव फॉल था, यानी कि एक इंपल्सिव फॉल नहीं था, करेक्टिव फॉल था, यानी कि लोअर लेवल्स पर एक सपोर्ट देखकर फिर से ऊपर की तरफ एक मूव देखने मिल सकता है। काफी समय से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऑन द लोअर साइड 3340, ऑन द अपसाइड 3700। सो करीब 250-300 पॉइंट की ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जो हिसाब से इंडिकेटर्स पॉइज्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें आते हुए देखने मिल सकता है। एंड देयर आफ्टर ये स्टॉक 4100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 4000 एंड 4100 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। नीचे की तरफ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट बनकर आ रहा है इसका, वो 3440 का। सो 3440 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लैंड फार्मा को खरीदे 4000 एंड 4100 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लैंड फार्मा, ये स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 3440, 200 रुपए नीचे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 4000 और 4100 के टारगेट के लिए। जय, ये एफएनओ में शामिल हो रहा है ना थोड़े समय, मेरे ख्याल से इसका नंबर है शायद जनवरी से, अगर मैं सही हूं तो। नहीं अनिल जी, ये नहीं, ये मुझे चेक करना होगा अनिल जी, मुझे मेरे ध्यान में। ओके, ठीक बात है। तो चलिए, ये है ग्लैंड फार्मा जहां खरीदारी करने की राय। बताएं पालवे साहब, शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी मयूर यूनिक ऑटर्स। ये स्टॉक में अगर देखें तो जो करेक्शन हुआ है, एग्जैक्ट स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां से एक बाउंस बिल्कुल दिया है। और अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे, वो ब्रेकआउट लेवल को भी इसने होल्ड किया है। तो 540 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको आज भी स्टॉक होल्ड करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से इसके नियर टर्म सेटअप है, हमें लगता है कि ये जो डिप मिला है, करेक्शन जो मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करने की। 554 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 554, 540 ये रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 530 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड के पहले टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए करीब 600, और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो 620 तक की अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो मयूर यूनिक ऑटर्स को बाय करने की सलाह रहेगी 530 के स्टॉप लॉस से 600 और 620 के टारगेट के लिए। तो 620 टारगेट मयूर यूनिकोटर्स खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। और सिटीज आपको बताना है वो मुश्किल काम। सिटीज आप कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म में तो देने में मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत शॉर्ट टर्म पिक देने में ही है। सिटीज आप आसान काम तो हर कोई कर लेता है, आप मुश्किल काम करिए, बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है वो एक फार्मा स्टॉक है, छोटी साइज की फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है अल्बर्ट डेविड।
जो कि अभी 570 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक फार्मा कंपनी है जो कि बल्क ड्रग्स फॉर्मुलेशंस में सेगमेंट में काम करती है और इनका एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है जो ह्यूमन प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंट्रिक्स, जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। फिर 35 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है, कई सारे एमएनसी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। सितंबर क्वार्टर भी काफी अच्छे थे, 12 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 9 करोड़ का पैट था। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मुझे लगता है पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 28% का। एक जीरो डेट फार्मा कंपनी और अपने हाइट से अच्छा खासा ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे 570 के आसपास। 595 का मेरा टारगेट है और 560 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, तो एल्बर्ट डेविड, ये स्टॉक है जहां पे आपको खरीदारी करने की राय फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं और ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे आप निवेश करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 595 टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको 560 मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हो, ब्रेक के बाद कुछ और डिस्कशन करेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। स्वागत है आप सबका। बाजार गिरने का मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं देखना नहीं चाह रहा, लेकिन स्क्रीन की हालत ऐसी खराब है। 16,600 भी गया, अब तो 16,590 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी मतलब 34,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 34,300 पर 1300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और 1300 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। और ये जब भी 1300 पॉइंट गिरता है तो है ना, वो मतलब जब भी जिस दिन थोड़ा मंडे के दिन गिरने की तैयारी होती है और सबसे पहले हेमांग वारा का मैसेज है, सर वो मंदी वाले मंडे चला दूं ना। आज वो मंदी वाला मंडे फिर से चल गया। तो मंडे के दिन अब जब भी मंदी होगी आपको ये वाइब दिख जाएगी चलते हुए, मंदी वाला मंडे। तो चलिए इस मंदी के माहौल में आइए जानते कुछ बाजार के ज्यादा समझदार, अनुभवी और दिग्गज लोगों से कि करना क्या है। खरीदने का वक्त है, बेचने का वक्त है, या फिर आराम से देखने का वक्त है। हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक 2022। आइए यहां मुलाकात करते हैं दिनशो ईरानी साहब से। हेलिस कैपिटल इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर स्वागत है, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और मुझे लगता है कि आपको भी शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है, हमें भी, तो आप भी रिटर्न कर दें सर। थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपको और आपके दर्शकों को, और धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए आने वाले नए साल की। ठीक बात है सर। सबको चाहिए, अभी तो वो तो सबको चाहिए। जी जी बिल्कुल। मतलब ये वक्त शुभ कैसा है, मतलब अगला साल शुभ पैसा लगाने वालों के लिए या जो पैसा लगाकर बैठे उनके लिए? क्या मतलब अब तो थोड़ा मतलब ना कॉन्फिडेंस लोगों का टूट रहा है कि कहीं रुक ही नहीं रहा, जिस तरह से फ्री फॉल हो रहा है। क्या व्यू बन रहा है सर मार्केट पर? एक वन ऑफ है, जैसे मंदी वाला मंडे जो आप बता रहे थे उसके पहले तो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि टर्की में जो प्रॉब्लम हुआ है वो इमर्जिंग मार्केट में स्ट्रेच कर रहे हैं सब लोग। तो वो तो बड़ा ही लोकलाइज प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक इंडिया में उसको लागू होता है, मतलब सारे इमर्जिंग मार्केट में लागू होता है। इनफैक्ट आप देखिए सारे इमर्जिंग मार्केट डाउन है। तो एक तो वो है। दूसरा आप देखें तो सब लोगों की चिंता यही रहती है कि अपना जो मार्केट है बड़ा महंगा हो गया है। लेकिन आप दुनिया में देखिए, ग्लोबली देखिए, सारे मार्केट जो आप ग्लोबल मार्केट्स हैं वो 1 से 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो 10 साल का जो मीन होगा उससे 1 से 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन आगे है। तो सारे ही बाजार अभी महंगे हो गए हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लो है। तो वो आप दिमाग में लेके चलिए। और दूसरा ये भी है कि इंडिया में भी आपका मार्केट अभी महंगा ही रहेगा, सस्ता अभी वो भूल जाइए। मुझे याद है जब चालू किए थे तब, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब PSUs 4-5 PE पे मिलते थे, अभी तो आजकल तो IRCTC जैसे 60-70 PE पे मिलते हैं। तो आप ये सोचिए कि सब कुछ आगे ही जाने वाला है। तो वैसा है। और रही बात अगले साल की, अभी हमें ये लगता है कि ये थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। जो मंदी आ गई है अभी वो तो अच्छा ही है, क्योंकि आप जानते हैं बुल बाजार में, बुल मार्केट में हमेशा मंदी जो होती है बहुत ही सैविज होती है, मतलब बहुत ही
खतरनाक मंदियां होती है, तो उसके तो जब गिरता बाजार तो बड़ा ही सैवेजली गिरता है, तो उसके बाद जो होता है नए नए इन्वेस्टर आ जाते हैं उस मार्केट में अंदर खींच लेते हैं, तो वो लगता है कि एक ट्रेंड रहेगा, एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा आपके इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, मतलब हमें तो लगता है 3-4 महीना ऐसे ही निकल जाएगा आपका, एक रेंज में निकल जाएगा। तो आपका जो सवाल था कि नया जो इन्वेस्टर है वो क्या करे, हमें तो ये लगता है कि स्टैगर करना चालू कर दे, आस्ते आस्ते घुसना चालू कर दे मार्केट में, क्योंकि इंडिया में आप उनका लॉन्गर टर्म देखें, लाइक ये साल तो अर्निंग्स ग्रोथ 34-35% रहेगी, अगले साल 16-17% रहेगी, और उसके बाद के साल में भी उतना एक्सपेक्टेड है। तो अगर वैसा देखे तो लॉन्गर टर्म में इंडिया का तो बहुत ही अच्छा है। आपने टैक्स कलेक्शन के फिगर्स देख लिए, सारे फिगर्स प्री कोविड के आगे थे, एंड गवर्नमेंट का काफी असला है एक्सपेंडिचर करने का, तो वो सब देखते हुए तो अच्छा ही लग रहा है। फिर ये एफआईज की इतनी बड़ी बिकवाली की वजह क्या समझते, क्यों बेच रहे हैं इतना सर? लीजिए, आपकी इंडिया एक आउटलायर था, जो पैसे आ रहे थे इंडिया में, आप ईयर टू डेट देखिए, इंडिया में $4 बिलियन आए होंगे नेट एफआई के, ओके, मैं सब मिला के बोल रहा हूं आपको, तो $4 बिलियन आए होंगे, पर आप रीजन में देखिए कोई $40 बिलियन निकल गए रीजन में से। तो इंडिया तो एक आउटलायर ही था उसमें, जो अकेला मार्केट था जिसने इतना सारा एफआई का पैसा गार्नर किया था। और दूसरा जो और वो भी $4 बिलियन था, कोई ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा भी नहीं था, $4 बिलियन। पर दूसरा ये है कि आप रीजन से कंपेयर करें इंडिया को, तो हमने तो बिल्कुल ही जोरों का आउट परफॉर्म किया रीजन को। इनफैक्ट कोई रीजन में कोई मार्केट तो नेगेटिव है और हम 23-24% ऊपर है इन डॉलर टर्म। सो ऑब्वियसली ये मैटर ऑफ टाइम था बिफोर एफआई, तो ईयर एंड आ गया है, तो वो लोग तो यही सोचेंगे थोड़ा पैसा बुक कर लेते हैं, तो वो सब बिचवाली चालू है। पर दूसरा आप ये देखिए कि ये जो $4 बिलियन है उसको कंपेयर कीजिए आप $58 बिलियन जो एफडीआई में आया है, जो आपके प्राइवेट इक्विटी मार्केट में आया ये साल, तो वो तो बहुत ही स्टेबल मनी है, वो तो आसानी से जाएगा नहीं। तो इतना कोई, इसलिए आप देख लें कि जो रुपये में इम्पैक्ट था इतना ज्यादा नहीं पड़ा पहले, इनिशियली थोड़ा अभी पड़ा है बिकॉज रीजन पूरा कोलैप्स हो रहा है इसलिए पड़ा है, नहीं तो अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो स्टेबल ही है बस। अभी अगले साल हमें ऐसे लग रहा है कि वापस चालू हो जाएगा, बाइंग चालू हो जाएगा एफआई का। ठीक बात, ईयर एंड फिनोमिनल। अरे वाह, तो चलिए अगले साल में नए एलोकेशन के साथ फिर से खरीदारी होगी। आप अच्छी बात है कि इस कमजोर और खराब बाजार में भी आप ये उम्मीद बता रहे हैं कि करेक्शन आते जाते रहेंगे, बुल मार्केट में हमें। तो सर अब यहां से जब भी तेजी बनेगी, उस तेजी की वजह क्या होगी? इंडियन मार्केट्स में आपको क्यों लगता है कि मजबूती रहेगी साल 2022 में जब भी आए? है कि सबसे बड़ा कंसर्न एक और चिंता का था कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने चालू हो जाएंगे, मतलब बढ़ने चालू हो जाएंगे। पर आप देखिए कि ग्लोबली, आई मीन यूएस की बात कीजिए, वो उन्होंने बोला है कि हम 8 हाइक्स लेंगे, 3 अगले साल, 3 उसके बाद के साल में और 2 उसके बाद के साल। ठीक है, अभी ये 8 हाइक के बाद भी उनका रेट जो होगा वो 2.25 या 2.5% ऐसे कुछ होने वाला है। तो अगर जो वैसा आप देखें तो वो जो भी प्री कोविड का था वो भी टच नहीं हो रहा, एक्चुअली उससे भी कम है। तो एक तो वो है, दूसरा कि रियल इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इन्फ्लेशन इतने हाई है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव है अभी। तो वो आप अगर जो समझे, अगर जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट समझे, अगर जो ये साल पूरे चलते, तो इक्विटी एक ऐसा ऑप्शन हो जाता है जो अनडिनाइबली इज अ बेटर ऑप्शन। आप डेट में तो डाल नहीं सकते कि रियल इंटरेस्ट रेट ही आपके नेगेटिव है, तो वो आप इक्विटी में डालें। तो एक तो वो पॉजिटिव है। दूसरा आप इंडिया का अलग से देखें तो इंडिया का तो ये है कि एक आपका बजट राउंड द कॉर्नर है, और दूसरा इस बार अराउंड जैसे अपना फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था लास्ट टाइम जब ये टेपरिंग हुआ था 2013 में, तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 5% था, 4.8 if I'm not mistaken, इतना ही कुछ था, और अभी 0.9 है। तो एक तो वो स्ट्रेंथ आ गया। दूसरा हमारे रिजर्व थे कोई 300 बिलियन के आसपास थे, 290 ऐसा कुछ थे, और अभी 630 या 640 के आसपास हमारे रिजर्व है। तो हमारे पास तो बहुत ही असला है। और तीसरी जो बात है ये है कि बजट में ये टैक्स कलेक्शन इतने बढ़िया हुए हैं कि गवर्नमेंट के पास काफी असला है कि वो अपना केपेक्स वगैरह बढ़ा सके, और वही सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज हमें लगा था कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर मैटर ऑफ टाइम होगा बिफोर वो आके अपना केपेक्स बढ़ा दे, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद डिमांड अपने फेस्टिव सीजन में थोड़ा डिमांड कम हो गया है। पर जैसे ही वो आता है तो प्राइवेट सेक्टर भी अंदर आ जाएगा केपेक्स, और नहीं चाहिए हमें, क्योंकि
वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और से। सो ये सब पॉजिटिव्स है हमारे पास, तो उससे चलते हमें लगता है कि बाजार हमारा तेजी में ही रहेगा। मतलब तेजी मतलब ऐसा आपको दिखाया नहीं 40-50% एवरी ईयर, पर 16-17% ग्रोथ आती रहेगी हमारे। ठीक बात है, 15-17% भी सर आज के जमाने में तो अच्छा ही माना जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा सर, तो अब जब इस खराब बाजार में मौके ढूंढने हो इन्वेस्टमेंट के, तो आपकी प्रिफर्ड थीम्स, प्रिफर्ड सेक्टर्स कौन से रहेंगे सर? है कि एक तो जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है वो तो अच्छे ही करते हैं। आप रुपी का आपने देख लिया, फिर आपने लास्ट वीक एक्सेंचर में अपने रिजल्ट निकाले थे, उन्होंने अपना गाइडेंस 12 से 15% वाला 19 से 22% कर दिया। तो आप सोचो कि कितना तेजी उनको, एक्सेंचर मतलब ग्लोबल में एक बड़ा आईटी सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है, तो वो देखेंगे तो आईटी में तो लगता है कि बहुत ही बड़ी तेजी है अगले 3-4 साल के लिए। तो वो तो आप बने रहिए वहां पे, उल्टा ओवरवेट होना चाहिए जो हम है। दूसरा है फार्मा, अगेन एक स्टेबल सेक्टर आपको चाहिए ये बाजार में, और वो स्टेबिलिटी आपको आएगी फार्मा से। रेगुलर ग्रोथ आते रहेंगे, ये जो उतार चढ़ाव थे थोड़े बीच के वो अभी चले गए हैं और सारे स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं आपको। तीसरा बैंकिंग, अभी हमेशा जब मार पड़ती है बैंकिंग को ही मार पड़ती है, इस बार भी आज भी बैंकिंग को अभी मारा है, पर हमें ये लगता है कि अभी उसमें भी जो मंदी थी वो हो गई है, और यहाँ से आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही बेसिकली ज्यादा दिखेगी तेजी, क्योंकि अगर जो आपका जीडीपी बढ़ता है तो कंजम्पशन के चलते बढ़ेगा और केपेक्स के चलते नहीं, क्योंकि केपेक्स एक हद तक आपको खींच सकता है, कंजम्पशन आपको लॉन्गर टर्म खींच सकता है। तो हमें लगता है कि कंजम्पशन ही खींचेगा हमें, और कंजम्पशन खींचने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपके कंज्यूमर फंडिंग होती है वहीं से आती है, एनबीएफसी जो कंज्यूमर फंडिंग वाले हैं, वो सब, इन सब में आप अगर बने रहे तो आई थिंक काफी ठीक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आईटी पसंद है, प्राइवेट बैंक्स पसंद है, कंज्यूमर से जुड़ा कारोबार करने वाली एनबीएफसी पसंद है, फार्मा, और जब भी ओपनिंग अप होगी तो होटल शेयर ये भी मजबूत रह सकते हैं। यहां पर आपको मौके ढूंढने इस कमजोरी में। ये दिनशो सर की राय। सर बजट पे भी आपसे राय लेनी है, बजट भी आने वाला है, लेकिन अभी लूंगा नहीं सर, बजट के पहले एक बार और आपसे मुलाकात तय है, तो उसके लिए अभी जाते जाते प्रॉमिस कर जाइए कि बजट के पहले एक बार आपका फिर से इंटरव्यू में करना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं सवाल अपना रिजर्व रखता हूँ। होता है आपके शो पे आने के लिए, तो मैं तो बड़ा खुशी आऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अगर छुट्टियों पे जा रहे हैं, ज्यादातर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की तरफ, तो छुट्टियां एंजॉय कीजिए। वैसे भी मार्केट में कुछ रखा नहीं है सर, और नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं सर। ओके, तो दिनशो ईरानी साहब हेलियस इंडिया के सीईओ बाजार पर अपनी राय देते हुए चलिए, कहीं तो रिलीफ वाली वही सही है कि अगले साल के लिए बाजार में आपको मौके बन रहे हैं निवेश करने के, धीमे धीमे खरीदते रहें। टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूज पर व्यूज में, जो आईपीओ कल खुलने वाला है। सीएमएस इन्फो बेहद इंटरेस्टिंग आईपीओ है, वो खुलने की तैयारी में। तब तक आइए, जय तैयार है अपने एक जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय, आपका ग्लैंड फार्मा तो कमाल करता हुआ दिख रहा है मेरे ख्याल से। अभी आपने जो थोड़ी देर पहले राय दी 10 की कमाई में, वो स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाता दिख रहा है। 3666 पर दिया था और लगभग वहां से 60 रुपए ऊपर है। पहले उस पर अपडेट भी दें और साथ ही बताएं अब आज एक और पिक। बिल्कुल अनिल जी 3752 का हाई लगा चुका है उसके बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आने को ही है। और अनिल जी अगर ये 3770 के ऊपर जाता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट क्लियरली ग्लैंड फार्मा में एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से देखने मिलेगा अनिल जी। तो किसी के भी पोजीशन हो तो बने रह सकते हैं। इनफैक्ट अनिल जी एलएनटी जो सुबह हमने ऑप्शंस दिया था, इन द मनी ऑप्शंस था, 1840 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 45 में वो 60 का हाई लगा चुका है, 60 तो हो गया ऑलरेडी। तो वहां पे किसी प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, तो ट्रेल भी कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस। अनिल जी अब जो मैं दे रहा हूं वो है 1400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मुथूट फाइनेंस का, जो करीब अभी ट्रेड कर रहा है 31 पर 31 पर ट्रेड कर रहा है जी। इसको खरीद कर चलने की सलाह है। ऊपर में जो इसके टारगेट्स बन रहे हैं वो है 46 एंड 55, 46 55 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप मुथूट फाइनेंस का पुट ऑप्शन 1400 के स्ट्राइक का। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 23 का, तो छोटा सा स्टॉप लॉस एक फ्रेश ब्रेकडाउन 200 डेमा के नीचे मुथूट में देखने मिल रहा है। और जो एक फॉल देखने मिला था बहुत ही शार्प फॉल था अनिल जी, उसके बाद इस स्टॉक ने 38% रिट्रेसमेंट किया
एंड उसके बाद फिर से भी फिजल आउट हो रहा है. सो आई थिंक सिंस इसमें वीकनेस ज्यादा है इसीलिए बाउंस छोटा आया एक शार्प बाउंस बैक के बाद फॉल के बाद. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 1380 से लेके 1370 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं, इसलिए 1400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन चूज किया. और दूसरा एलएनटी का पुट ऑप्शन जो खरीदने की राय दी थी जय ने 1840 वाला, वो भी कमाल करता हुआ दिख रहा है, वहां पर भी जबरदस्त एक्शन. फिलहाल मुथूट फाइनेंस का 1400 का पुट खरीदे 31 रुपए में, 23 का स्टॉप लॉस, 46 और 55 के टारगेट के लिए. और एलएनटी 1806 रुपए के आसपास स्पॉट लेवल थे, यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और वो पुट ऑप्शन के जरिए 1840 का पुट ऑप्शन 45 में खरीदारी की राय थी जय की तरफ से. आइए लेटेंट व्यू का एंकर्स का लॉक इन पीरियड खुल चुका है, आज खुला है और स्टॉक सिर्फ डबल डिजिट में, मेरे ख्याल से 12-13% देखा था. जितना कमजोर है देख लेते कितना कमजोर है, 60 रुपए, 10% पूरे 10%. सर्किट 10% का ही है क्या? बस परसेंट के ओके रुका हुआ है. तो चलिए लेटेंट व्यू डिटेल्स लेते हैं, कुशल से. कुशल बताइए सर. यहाँ पर 10% का ही लोअर सर्किट है, मैंने बीएससी का भी जस्ट चेक किया है. 10% का ही लोअर सर्किट है और यहाँ पर जो एंकर निवेशकों का लॉक इन है वो आज से खुलता हुआ नजर आया है. तो यहाँ पर जो भी सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनके पास आज जो है ये मोमेंट है कि ये एग्जिट कर सकते हैं. और बाजार की जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, डेफिनेटली आप देखिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट सब्सक्राइब आईपीओ जो है अब तक की हिस्ट्री में होता हुआ नजर आया है. और यहाँ पर जो डिटेल्स आई थी आप देखिए इसकी जो लिस्टिंग, इनफैक्ट जब आईपीओ इसका खुला था 10 नवंबर को, उसके पहले 9 नवंबर को 34 एंकर निवेशकों से करीब करीब 267 करोड़ रुपए जुटाते हुए नजर आए थे. इनफैक्ट 197 रुपए के प्रति शेयर के भाव पर कुल 1.36 करोड़ शेयर जो है यहाँ पर सब्सक्राइब किए गए थे एंकर निवेशकों द्वारा. और टोटल वैल्यू अगर आप देखेंगे कुल आउटस्टैंडिंग शेयर की वो लगभग 7% की है. इनफैक्ट यहाँ पर एंकर निवेशकों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करीब 7.5% इन्होंने एज ए परसेंटेज ऑफ एंकर बुक लिया था. अशोका इंडिया फंड 6.7% और एचएसबीसी जैसे जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने भी 2.8% लगभग अपना हिस्सा रखा था. अब लिस्टिंग के बाद शेयर की चाल आप देखिए, 23 नवंबर को 512 रुपए 20 पैसे पर यहां पर लिस्टिंग होती हुई दिखी थी और अभी 535 है. यानी कि आप देखिए किस तरह का 197 के इश्यू प्राइस के मुकाबले शानदार लिस्टिंग तो हुई थी. उसके बाद इसने हाई भी 755 रुपए का लगाया और अभी भी लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं. बट डेफिनेटली आज के सत्र में जैसे कि लॉक इन खुला है तो सेलिंग प्रेशर तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये 10% के लोअर सर्किट पर अभी कारोबार कर रहा है. तो 23 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी और एक महीना, लगभग एक महीना. हाँ. इश्यू की डेट से गिनते, कहां से गिनते हैं सर? हम लिस्टिंग से, हाँ, जब लिस्टिंग हुई थी एनएससी पर 512 पर लिस्ट हुआ था. अभी उस लेवल पे 2.5% की अभी भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं उस लेवल से ऊपर है. बट डेफिनेटली 755 रुपए का हाई मारा था सर. 50. और इश्यू प्राइस कितनी थी? इश्यू प्राइस 197 रुपए की थी. बहुत पैसे बन रहे हैं. एग्जैक्टली ये वही है ना सबसे ज्यादा. यस 330 ऐतिहासिक. चलिए मतलब बड़े बड़े अच्छे भरने वाले इश्यूज पर भी गाज गिरती है कमजोरी की. 16,566 ये है वो लेवल जो आज का लोअर, वहां से 50 पॉइंट की रिकवरी आई है निफ्टी में. 34,237 ये है वो लेवल जहां से 200 पॉइंट की रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में. तो पहली बार थोड़ी सी वापस से ठीक ठाक से रिकवरी आ रही है. मैं बताऊंगा नहीं, नजर लग जाती है. आज तो ऐसे ही हो रहा है. सुबह सुबह पहले एक बार बताई थी 50 पॉइंट वाली, जो 17,800 के आसपास है, पता नहीं कहाँ गई भगवान जाने. ओके तो आज का हाई 17,800. अभी तो 17 से 16 की आदत डालनी पड़ेगी. 17,840 नहीं 16,840. 16,840 का आज का हाई है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हाई है 35,231. माय गॉड, पूरे 1000 पॉइंट स्क्रीन पर गया है बैंक निफ्टी. वैसे 1200 पॉइंट करीबन है लेकिन 1000 पॉइंट स्क्रीन पर गया क्योंकि एग्जैक्टली आज के हाई और लो में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है. यह आप देख सकते हैं इस वक्त. आइए स्टॉक्स थोड़े थोड़े जो रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं उनमें से एक पर राय ली जाए, वो है टीसीएस. जरा सुमित जी टीसीएस को देखिए, बचाएगा निफ्टी को या नहीं? बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट हर एक घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर नया लोज के आसपास आ रहा है. लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि अब जो आज इंट्राडे के लो लगे हैं, अगर ये नहीं टूटते हैं तो यहां से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए और ये बाउंस बैक इमीडिएटली 16,700 से लेकर 16,750 तक का इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है. अब जहां तक आपका सवाल टीसीएस का है, 3599 3600 पे ट्रेड कर रहा है.
स्टॉक के अंदर मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें गिरावट आएगी। इनफैक्ट आईटी पूरा सेक्टर और आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम तेजी साइड का बना हुआ है। तो जहां तक टीसीएस का सवाल है, टीसीएस यहां से 3650 3670 तक का मूव दिखाना चाहिए और निफ्टी के अंदर जरूर एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक यहां से देखने को मिलना चाहिए। ओके, टीसीएस मजबूती दिखा तो रहा है, लेकिन सुमित जी को बहुत भरोसा है नहीं। सुमित जी, किसी पे भरोसा नहीं है आपको आज? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। अरे कम से कम ऐसा बोलो तो मत, नहीं है तो बोलो मत, कम से कम नहीं है तो नहीं है। लेकिन क्या करें सुमित जी, भी कुछ भी टिक नहीं रहा, सब गिर रहे हैं। तो आइए, ऐसे में बेहतर है मार्केट देखने के बजाय इंटरव्यू किया जाए। वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। अच्छा, आप लोग एटीएम तो जाते होंगे कभी पैसे निकालने के लिए, कभी बैलेंस वैलेंस चेक करने के लिए, तो कभी आपने सोचा कि एटीएम में जो इतनी मशीनें पड़ी हैं उनमें पैसे कहाँ से आते हैं, कौन ला के रखता है? दिमाग में नहीं आया ना? हाँ, बहुत लोगों को नहीं आता है। कई सारी चीजें क्या हम अज्यूम करके चलते हैं कि अपने आप हो जाता होगा, ऐसा अपने आप होता नहीं है। ऐसा काम करने वाली एक कंपनी है, उसका नाम है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। इसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। तो पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर हम टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2015 में इस कंपनी को है ना एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने टेक ओवर कर लिया था, साइन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। इसने इस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया। ये कंपनी एटीएम पॉइंट्स, रिटेल पिकअप पॉइंट्स, इसके हिसाब से देश की कैश मैनेजमेंट के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। और एटीएम पॉइंट्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कैश, देश की नहीं दुनिया की, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम्स में को ये जो सर्विसेज देते हैं। तो अलग अलग तरह के कामकाज है जो हम कंपनी के अभी टॉप मैनेजमेंट से समझेंगे भी। उससे पहले मैं आपको इशू की भी जानकारी दे दूं। कल इशू खुलेगा 21 तारीख को, 23 को बंद हो जाएगा गुरुवार को। प्राइस बैंड है 205 से 216 रुपए। 69 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 1100 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जो इश्यू प्राइस 216 की हायर बैंड पर होती है, उस पर लगभग 3200 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का बनकर आता है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हैं राजीव कौल साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ, तीनों पोस्ट रखते हैं इस कंपनी में। बीआईटी मैसरा से इंजीनियरिंग स्पेशलाइजिंग इन कंप्यूटर साइंस में वो बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। एक्सएलआरआई जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट में और मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह सारे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुके हैं। और टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इक्विटी, कैश मैनेजमेंट, ये सारे जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, इसमें आपके पास लगभग 25 साल का गहरा अनुभव है और कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी हैं। दूसरे मेहमान है हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ पंकज खंडेलवाल साहब, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री ले चुके। क्या बात है, मेरी तरह। ओके, सीए इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी मेरी तरह। क्या बात है, गजब सर, समानता। 27 साल से ज्यादा का अनुभव, लगभग मेरी तरह सर, मेरा भी ज्यादा नहीं, 29-30 साल का है। ओके, आपके साथ साथ का ये कंपनी के लीगल, फाइनेंस और सेक्रेटरियल कामकाज की जिम्मेदारी पंकज खंडेलवाल साहब के पास है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव कौल साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। थोड़ा तो हमें समझ में आता है कि एटीएम्स में पैसा वैसा डालने का काम आप करते हैं, सारे एटीएम्स को मैनेज करते हैं, लेकिन बताएं किस तरह का कारोबार है कंपनी का। अनिल जी, पहले तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया आपसे बातचीत करने के लिए। और मैं आपको मेरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार, क्योंकि हमारी टीम में बहुत आपके फैन लोग हैं, बहुत फैन हैं। थैंक यू सो मच। जैसे आपने, तो हम थोड़ा सारी टीम अभी देख रही है इस इंटरव्यू को, क्योंकि वो हमसे ज्यादा आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में अनिल जी ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि हम एक इंडिया की जैसी ग्रोथ आएगी, इंडिया के बैंक बढ़ेंगे, उनका काम और कार्य इंडियन कंज्यूमर के लिए बढ़ेगा, डीप नेटवर्क चाहिए इसके लिए। तो हमने एक बड़ी B2B आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई है। जैसे 20 साल पहले, 25 साल पहले आईटी सर्विसेज कंपनी बनी हुई थी, हम उसी तरह से कंपनी बना रहे हैं इंडिया के लिए, जहां की हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारा प्लेटफॉर्म और नेटवर्क करीब 15,000 पिन कोड्स, 98% डिस्ट्रिक्ट्स और हर एक राज्य में हमारा नेटवर्क है। हमारे पास एक फ्लीट है करीब 4,000 गाड़ियों की, और हम इस पे बैंकों के लिए हर दिन 1.5 लाख 1,30,000 पॉइंट्स पे काम करते हैं। 3 बिजनेस है हमारे आज के दिन में। एक तो कैश मैनेजमेंट का, जिसमें हम कंट्री की नंबर 1 है, और जैसे आपने बोला कि हम वर्ल्ड में काफी माने जाते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क और जो हम एटीएम मैनेज करते हैं काफी बड़ा है।
66,000 एटीएम्स है हमारे पास जिस पे हम काम करते हैं। इस बिजनेस का रेवेन्यू करीब पिछले साल 900 करोड़ था। दूसरा बिजनेस हमने जो कुछ साल पहले शुरू किया है एटीएम मैनेज सर्विसेज का है। आपने उसके बारे में बोला कि हम एटीएम पे जाते हैं, कैश विड्रॉ करके आते हैं, और उसके पीछे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और काफी बड़ा वैल्यू चेन है। उस वैल्यू चेन में चाहे आप डिप्लॉयमेंट करें या उसके आप मेंटेनेंस करें या उसके सॉफ्टवेयर करें, उन सारी क्षेत्रों में सीएमएस एक काफी बड़ा लीडर बन रहा है। नया सेक्टर हमारे लिए 4-5 साल से काम चल रहा है, मगर पिछले 12 महीने में 15 महीने में हमने इसमें ये करीब 360 करोड़ का बिजनेस है हमारा, मगर करीब 15 महीने में हमने इसमें एक ऑर्डर बुक जीती है जो कि 1500 करोड़ से ज्यादा है। और तीसरा क्षेत्र हमारा जो बिजनेस है वो हमने पिछले साल कोविड के बीच में शुरू किया, जो टेक सॉल्यूशंस का है, जिसमें हम बैंक्स की मदद कर रहे हैं कि वो सेंट्रली रिमोटली मॉनिटर करें अपने साइट्स को, चाहे वो उनकी एटीएम साइट्स हों या उनकी ब्रांचेस हों, और उसमें हाई एंड कैमरास, क्लाउड सॉफ्टवेयर, आईओटी बेस्ड सेंसर्स, वीडियो एनालिटिक्स की हमने सर्विसेज शुरू की हैं। नया सेक्टर है, मगर हमें काफी गर्व है कि करीब 12 महीने से कम टाइम में हमने इसमें एक 400 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत लिया है। तो ये तीनों सेक्टर हमारे काफी अच्छी ग्रोथ और साइज पे और मार्केट लीडरशिप पे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। और हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है कि उसी क्षेत्र में घुस सकें जिसमें आप अपने कस्टमर की, बैंक्स की मदद कर सकें, उसमें आप स्केल अचीव कर सकें, नंबर 1 बन सकें, और आपकी मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग और सस्टेनेबल हो। राजीव जी, बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। एक और आपका एकदम वो ब्रिक और मोटार जो वो ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस है जहां पे आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना बड़ा फ्लीट है, इतने बड़े एम्प्लॉइज हैं जो आप हर एटीएम को मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ एकदम टेक्नोलॉजी वाला मामला है। तो दोनों ही अलग तरह के बिजनेस हैं जो आप एक साथ कर रहे हैं, राइट? काफी बिल्कुल ठीक। और हम काफी यूनिक कंपनी है, पूरे विश्व में ऐसी कोई कंपनी मैं नहीं जानता जिसने इन सारी सर्विसेज को शुरू करके उन पे स्केल और मार्केट लीडरशिप अचीव की हो। और हमारा ये मानना है कि देखिए, मतलब आजकल काफी डिजिटल की चर्चा होती है, मगर देश में काम करने के लिए अगर आप एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एक बन जाए तो वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और कंपेरेटिव एडवांटेज बन जाता है। आपका बिजनेस मॉडल। खंडेलवाल साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि जो फाइनेंशियल्स में कंपनी के देख रहा हूं 2019, 20, 21 लगातार आपके प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है, मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट लेवल पर हो, ऑपरेटिंग लेवल पर हो। क्या वजह सर ये फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने की? कोई खास वजह? क्या कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइसिंग पावर आ रहा है, किस वजह से इतने बेहतर मार्जिन्स है सर? धन्यवाद अनिल जी। अगर आप हमारा 2020 का रेवेन्यू देखेंगे तो हमने 2020 में करीब 21% रेवेन्यू ग्रो किया। 2021 में कोविड के बावजूद, इतना लॉकडाउन के बावजूद हमारा बिजनेस सिर्फ 6% गिरा। पिछले कुछ सालों में हमने टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप पिछले 3-3.5 साल में देखेंगे तो हमने करीब 300 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया है, जो कि मेनली ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और आरबीआई कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों के लिए किया गया। सन 2019 में हमने कैश मैनेजमेंट कंपनी एक्वायर की थी और 2020 में उसका इंटीग्रेशन किया। ड्यूरिंग द कोविड इटसेल्फ, इन द अप्रैल में जून ऑल्सो वी हैव एक्वायर्ड वन एटीएम मैनेजमेंट कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन लॉट, जिससे हमको काफी सिनर्जी मिली और हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी। इस दौरान हमने बहुत सारे नए बिजनेसेस चालू किए जो कि काफी वैल्यू एडेड सर्विसेज रखते हैं। इस सब कारणों से हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप पिछले 5 महीनों का हमारा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो हमारी कंपनी, अगर उसको एनालाइज करके देखें तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू करीब 15% बढ़ा है और करीब प्रॉफिट करीब 20% बढ़ा है, जो ये दर्शाता है कि हमारी कंपनी साल दर साल मार्जिन इंप्रूवमेंट कर रही है। कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी की वजह से काफी कुछ मार्जिन में सुधार हुए हैं और ये सस्टेन रहेंगे। कौल साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि जो आपके कंपनी के प्रोमोटर हैं वो प्राइवेट इक्विटी फंड है, अगर मैं सही हूं तो, नहीं तो आप करेक्ट कीजिएगा, और वो 35% के आसपास स्टेक बेच रहे हैं। डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा नहीं है? 65% ही स्टेक रह जाएगी प्रमोटर की, और थोड़ा कम बेच सकते थे, 75% तक ही रख सकते थे, यानी 25% बेचते, 75% रखते हैं। और दूसरा है कि काफी कुछ शायद प्लेज भी किया हुआ है, उसके बारे में बताएं सर। तो 2 सवाल हैं ये आपके अनिल जी। पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीएमएस 2009 से पूरी प्रोफेशनली रन कंपनी है, बोर्ड गवर्न कंपनी। हमारे बोर्ड के डायरेक्टर्स की आप एक्सपीरियंस देखें तो काफी स्ट्रांग है।
पहले ब्लैकस्टोन इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे 2009 से लेकर 2015 तक, और 2015 में बेयरिंग एशिया ने खरीदी, उनकी एक एफिलिएट कंपनी है साइन होल्डिंग, जो कि हमारी प्रोमोटर कंपनी जिसको आप रेफर कर रहे हैं। तो अभी जो उनका तो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आता है, कंपनी इंप्रूव होती है, धीरे धीरे फिर उनको अपना स्टेक बेचते हैं। मगर हम ये कहेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, पंकज जी हैं, हम हैं और बाकी हमारे जो हमारे कॉलीग्स हैं, हम 2009 से इकट्ठा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनी का हमारा यही गोल है कि हम इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाएं जो कि आगे 10-10 साल 20 साल चलते रहे, और उस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक स्ट्रांग बोर्ड और एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स, चाहे वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हो या प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, उनसे मतलब उन सबका आई थिंक बेनिफिट आगे आगे होगा, जैसे कि हमने पिछले 12 साल में भी किया है। जो ये स्टेक सेल आप 65% के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक जो भी डाइल्यूशन अभी हो रहा है, जो ओएफएस साइज है वो रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है, और एक हमने जो डीआरएसपी फाइल किया था उस हिसाब से जो मिनिमम हम कर सकते हैं अब इस टाइम पे डाइल्यूशन वो हमारे प्रोमोटर्स कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन के हिसाब से वो आपका स्टेक सेल 35% हो जाता है। ठीक बात। और जहां तक प्लेज ऑफ शेयर्स का सवाल है जी, हमारी कंपनी के कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है, हमारी होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेस किए हैं। ओके, उन्होंने एक ऑफशोर में करीब $60 मिलियन का लोन लिया है, उसके लिए उन्होंने अपने शेयर्स प्लेस किए हैं। ठीक बात है पंकज जी। अच्छा सर, दो सवाल और कौल साहब जिस पे आपसे राय लें, दोनों थोड़े रिस्क वाले हैं, तो मैंने कहा आपको पूछ ही लूं। एक तो ये कि ना, ये सरकार का बड़ा फोकस डिजिटल पे हो रहा है कि भाई अब ये सब कैश वैश कम करो। हम भी ये पहले जितना पैसा रखते थे वॉलेट में, अब उससे कम रखना शुरू कर दिया, वो डिजिटल वॉलेट में ज्यादा जाने लगे, इधर वाले वॉलेट में कम हो गए, जेब हल्की रहने लगी है। तो एक तो वो रिस्क है, जैसे जैसे लोग ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपके बिजनेस का क्या होगा सर? और दूसरा, पहले ये बताओ, फिर मैं दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले ये बताइए सर इसका। ठीक है, जरूर, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। आप ऐसे देखिए कि पिछले 6 वर्षों में कैश की जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में 12% पर ईयर पर एनम कैगर पे चल रही है। आरबीआई के खुद रिसर्च पेपर, व्हाइट पेपर ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैश इन सर्कुलेशन इंडिया में करीब 10% की ग्रोथ आगे चलेगी अगले 5-10 साल के लिए। मगर इस सबसे हटके जो मेन पॉइंट मुद्दा यह है अनिल जी कि हमारी जो ग्रोथ है वो कैश और डिजिटल के लिए थोड़ा आदमी को लगता है, बट हमारी अपॉर्चुनिटी उसमें आएगी कि जब इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और सरकार का जो फोकस है, चाहे आप जीएसटी देखें या डिजिटल देखें, यही है कि इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए। वो फॉर्मलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी अगले 10-20 साल की है। करीब 900 मिलियन अकाउंट्स हैं इंडिया में, बैंक अकाउंट्स, उनमें से करीब 250 मिलियन जो है एक्टिवली अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं एटीएम पे या डिजिटल पे, किसी भी मानने पे। और हमारा यह मानना है कि अगले 10 वर्षों 20 वर्षों में जैसे इंडिया की पर कैपिटल जीडीपी इनकम बढ़ेगा, तो ये सब हमारे जो नागरिक हैं वो आगे आगे अपना एटीएम कार्ड ज्यादा यूज करेंगे, चाहे वो एक पॉइंट ऑफ सेल की मशीन पे यूज करें या एटीएम पे करें। दोनों जगह पे मतलब इंडिया की ग्रोथ आएगी। और सरकार का जो फोकस है पूरा फॉर्मलाइजेशन पे है, जैसे रिटेल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन होगा। आप ई कॉमर्स का देख लीजिए, ई कॉमर्स में काफी बढ़ोतरी आई है पिछले 3-4 साल में, बट उसमें भी मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन अभी भी कैश ऑन डिलीवरी होते हैं और उनकी मदद हम करते हैं। तो ई कॉमर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है जहां पे हमारी बिजनेस ग्रोथ आ रही है, क्योंकि उनका कैश मैनेजमेंट हेल्प करने के लिए कब सीएमए जैसे कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे देश आगे बढ़ेगा, अगले 10, 15, 20 साल में फॉर्मलाइज होगा। हम ये सोचते हैं कि एटीएम्स की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि एटीएम पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। हम विश्व में नंबर 3 पे माने जाते हैं, मगर अभी भी आप जैसे हमें कंपेयर करें चाइना के साथ में, चाइना में करीब 6.5-7 लाख एटीएम है और इंडिया में भी 2.5 लाख एटीएम है। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसका जो लिंक होगा वो पेनिट्रेशन और फॉर्मलाइजेशन पे है, और ये इस कैश और डिजिटल में उतना फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। अच्छा सर, एक और सवाल ये, क्योंकि आपका तो वो आपकी वैन्स में देखता हूँ कई बार जिसमें वो गार्ड बैठे रहते हैं पूरे राइफल के साथ, बंदूक के साथ में, और बाहर लिखा हुआ रहता है कैश वैन और मोबाइल वैन। और वो 1970-1980 में हम वो मूवीज में देखते भी थे कि सारी कैश वैन ऐसे लूट ली जाती है। वो उस समय जमाने में वही सब चीजें बड़ी होती थी, तो अभी भी होती होंगी। कुछ मैं देख भी रहा था, जैसे इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7.5 करोड़ रुपए आपके कैश लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो ये जो नुकसान होता है, कोई अगर लूट लेता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? वो क्या कंपनी का आ जाता है नुकसान, और कैसे मतलब इसको आप मैनेज करते हैं फिर? ये तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। पिछले साल हमने करीब 9 लाख करोड़
का ट्रांजैक्शंस किए हमारे थ्रूपुट हमारे चैनल पे 9 लाख करोड़ का था। तो अब जो 7.5 करोड़ की बात कर रहे हैं वो काफी छोटा अमाउंट है। उस तरह से मैं ये मानता हूं कि हमारा देश रिलेटिवली बहुत ही सेफ देश है, यहाँ पे उतनी डाके वाके नहीं पड़ते और हमने एक बहुत ही स्ट्रांग टीम खड़ी कर रखी है। हमारे पास आर्म फोर्सेस के काफी सीनियर लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास पुलिस के काफी सीनियर टीम है हमारे पास जो रिटायर होकर हमारे पास हमें एडवाइस करते हैं सिक्योरिटी के लिए। हमारे इंटरनल ऑडिट में करीब 150 लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये नेटवर्क जो बनाया है हमने, इसके ऊपर जो हम रिस्क मैनेजमेंट के हमारे प्रोसेसेस हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हैं, सीखते भी हम ग्लोबल बेस्ट क्लास हैं। तो उससे हम इन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रिस्क तो फाइनली हमारी तरफ से है, बट हम इसके लिए बहुत एडिक्वेटली इंश्योर हैं, बहुत देश में और विदेश में के लेवल पे भी हमने इसकी इंश्योरेंस लेके रखी होती है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए, यहाँ पर इंश्योरेंस भी है और साथ ही अब टेक्नोलॉजी की वजह से काफी कुछ आप रिमोट कंट्रोल भी कई सारी चीजों का कर सकते हैं। धन्यवाद सर। राजीव जी, पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला और कल से आपके आईपीओ की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी की जो अब तक की दमदार परफॉर्मेंस रही है वैसी दमदार परफॉर्मेंस आपकी आईपीओ की रहे और आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफी वेल्थ बना कर दें। शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच सर। आइए, विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से, लेकिन विदा लेने के पहले एक चीज बताना जरूरी है और वो ये कि विदा मैं नहीं ले रहा, क्योंकि एक और मैनेजमेंट से हमें बात करनी है। शुक्रवार को आईपीओ लिस्ट हुआ था रेड गैन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज का, तो उनके टॉप मैनेजमेंट साहब भानु चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले ब्रेक जरूर लेना होगा और देवांशी को आप इजाजत दीजिएगा और साथ ही कुणाल जी, राकेश जी और हमारे बाकी सारे मेहमान, जय ठक्कर साहब, वागले साहब और विश्वेश जी और साथ ही पालिया साहब, आप सबका शुक्रिया आज सुबह वाले शो में हमारा साथ देने। जय ठक्कर दो कैसे दिख रहे हैं? अरे जय की डबल फ्रेम बनी है, एक बार फिर से दिखाओ, मजा आ रहा है। जय आप 2 बार दिख रहे हैं फ्रेम में, गजब। मैंने सोचा डबल रोल में जय, क्या बात है। तो चलिए, आप जय 2 बार दिख रहे हैं, 2 बार जय का शुक्रिया, थैंक यू। और हमेशा की तरह शो का समापन हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आप सबसे निवेदन है, खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। जय हिंद।